संघ जो नियम बनाता है उन्हें संघ का आदेश या संघादिशेष कहते हैं। अब ये संघादिशेष की कहानी आ जाती है। जिस प्रकार से हमारा कोई सरकारी महकमा हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो या एमएनसी हो, सभी में कार्य करने के लिए, काम को सुचारू चलाने के लिए, काम को गति देने के लिए या उसमें कोई व्यवधान ना हो, सबके एक रूल बने हुए होते हैं, एक नियम बने हुए होते हैं, जिसके दायरे में रह करके सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, सभी सुचारू रूप से चलते हैं। उसमें यदि कोई रूल तोड़ता है, रूल के विरुद्ध जाता है, रूल को नहीं मानता है, तो उसमें उनको दंड देने का भी प्राविधान है, उनको चार्जशीट देने का भी प्राविधान है। इसी प्रकार से तो हमारा समण संघ है। समण संघ को सुचारू रूप से चलाने के लिए समण संघ ने 10 गोल्डन रूल बनाए हैं। और ये गोल्डन रूल जब हमारे समण संघ ने बनाए होंगे तो उस समय सदन लगा होगा, सभी समण संघी उपस्थित रहे होंगे, सभी ने एक मत होकर के इनको स्वीकृति दी होगी और उस समय ये नियम बने होंगे। तो अब मैं एक एक करके इनका वर्णन करता हूं। पहला गोल्डन रूल है केवल समण। हमारे समण संघ में, जैसे कि नाम से ही समण संघ है, तो इस समण संघ में केवल समण का ही प्रवेश होता है। समण के सिवा वमन का कोई प्रवेश नहीं होता। समण का मतलब है SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, यही लोग इसमें आकर के भाग ले सकते हैं या इसके सदस्य बन सकते हैं। नंबर 2, चंदा कभी नहीं। चंदा का मतलब पैसे से होता है और पैसे झगड़े की जड़ होती है, फजीते की जड़ होती है और इसमें भ्रष्टाचार होता है। इसलिए ये रखा गया है कि इसमें कभी कोई चंदा नहीं लिया जाएगा। तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं। जब हम सभी लोग इसमें जुड़ते हैं, SC है, ST है, OBC है, कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, बाहर इसमें किसी भी अपनी जाति से वो पुकारा जाता हो, लेकिन जब हम समण संघ में जुड़ जाते हैं तो हमारा एक ही नाम होता है, सिर्फ समण। जब हम अपनी टी-शर्ट पहनते हैं तो उस पर लिखा होता है मैं समण हूँ, अपनी गाड़ियों पे लिखवाते हैं मैं समण हूँ। और तो और जहाँ जिस मेरठ कैंट के एरिया में मैं रह रहा हूँ, वहाँ 1-2 साथी हमारे हैं, उन्होंने अपने गेट पर लिखवाया हुआ है मैं समण हूँ। तो वहाँ पे जाति खत्म हो जाती है और सिर्फ रह जाता है समण। चौथा है केवल संघवाद। केवल संघवाद में संघ की ही बातें होती हैं और संघ से सिवा कोई बातें इसमें नहीं होती है। संगठन और ये सारी समितियां और ये जितने भी बने हुए इनको दरकिनार कर दिया जाता है। सिर्फ संघ में संघवाद की ही बातें होती है, दूसरी बात नहीं होती है। नंबर 5 है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। संघ में, क्योंकि संघ सभी को बराबर की दृष्टि से देखता है, सभी बराबर होते हैं, संघ सभी से मिलकर के बनता है, सभी को बराबर का अधिकार होता है, तो इसलिए इसमें किसी का कोई पद बड़ा या छोटा नहीं होता, इसमें कोई प्रतिष्ठावान नहीं होता, इसमें कोई मंच नहीं लगता कि एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठता है और उसको मंचमाला या उसी को बोलने का अधिकार हुआ, ऐसा नहीं है। कोई माला नहीं, दुपट्टा नहीं, पटका नहीं, ये कुछ नहीं होता। सब लोग समान होते हैं, क्योंकि अगर एक को माला डाली जाएगी तो दूसरे का निरादर माना जाता है। नंबर 6 पंजीकरण कभी नहीं। पंजीकरण संघ का नहीं होता, क्योंकि संघ 120 करोड़ लोगों का संघ है, तो पंजीकरण होना असंभव है। पंजीकरण संपत्ति का होता है, वकील का होता है, घर का होता है, प्लॉट का होता है, या ये संगठन है ये अपने नाम से कराते हैं। जितने नेता है और मिनिस्टर है, सभी के पंजीकरण होते हैं, लेकिन संघ का पंजीकरण नहीं होता। संघादिशेष सबसे ऊपर, इसके जो रूल बनाए जाते हैं, जो संघी रूल को तोड़ता है, रूल के खिलाफ जाता है, रूल को नहीं मानता है, तो वो
उस पर संघातिशेष लगता है। मतलब ये कि उसको दंड दिया जाता है, मतलब ये कि उसको सजा दी जाती है, और वो सबसे ऊपर जब सदन लगता है और उसको घोषित किया जाता है तो वो सबसे ऊपर माना जाता है। नंबर 8, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। सही है, संघ राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन जो संघी जो आकर के हमारे समण संघ में संघी काम करते हैं, अगर उनकी इच्छा है कि वो राजनीति में जाएंगे तो संघ उनको मना नहीं करता। वे संघ की परमिशन लें, इजाजत लें और राजनीति में जाएं। राजनीति में जाकर के अपना जो भी राजनीति में काम करना है, अपने समणों के लिए काम करना है, वो काम करें, संघ के हित में काम करें, संघ के अकॉर्डिंग काम करें, तो कभी भी संघ को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन राजनीति में जाकर संघ के विरोध में, संघ के पक्ष में, विपक्ष में या संघ की आलोचना वो नहीं करें, तब वो संघ में रह सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में बहुत से लोग अभी भी दूसरे संघ से जुड़े हुए हैं और वो राजनीति में हैं। और ये जो अभी थोड़ी देर पहले अभी कोई सर बोल रहे थे कि बच्चों का भविष्य राजनीति में जाने से के बगैर कैसे उज्जवल होगा या बच्चों का कैसे भला होगा, तो ऐसे ही भला होगा। आप संघ में आइए, राजनीति में जाइए, संघ के अकॉर्डिंग चलिए, राजनीति कीजिए और समनों का के बारे में सोचिए, समझो के भलाई की सोचिए, जो उनको परेशानियां हैं उनके बारे में सोचिए। नंबर 9 है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। जिस समय संघ में कोई संघी प्रवेश करता है तो उसको जब स्पोक बनाया जाता है, स्पोक बनाने पर उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने 10 गोल्डन रूल पढ़ लिए हैं, क्या आप उनसे सबसे सहमत हैं? तो ये 10 गोल्डन रूल में सारी बातें आ जाती हैं। अगर वो इसके बावजूद भी संघघात करता है तो सदन लगता है, संघात उन पे घोषित होता है, उनको मौका भी दिया जाता है अपनी बात रखने। तो सर ये नंबर 9। नंबर 10, उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य हो जाएंगे। ये 10वां जो गोल्डन रूल है, ये ऊपर के 9 जो गोल्डन नियम है इनको लॉक कर देता है, इनको ताला लगा देता है। इनकी सुरक्षा है, सुरक्षा कवच है जो इनको बांध के रखता है। अब मैं अपने गोल्डन रूल पर आता हूं। जो गोल्डन रूल है नंबर 7, संघाधिशेष सबसे ऊपर। सर मेरी आवाज अब तो ठीक आ रही है ना? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया रहा है आज सर आपका। सर थैंक यू सर। संघ लोगों का गण है, गण परिषद है। बिना बंधन के बंधे हुए समण लोगों का प्राकृतिक बंधन है। प्राकृतिक सामूहिक नियमों का, विनियों का बंडल ही संघ है। संघ जो नियम बनाता है उन्हें संघ का आदेश या संघाधिशेष कहते हैं। अब ये संघाधिशेष की कहानी आ जाती है शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम की। उनको लाता शाक्यों का अपना एक संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर शाक्य जो तरुण अवस्था में आते थे, उस समय शाक्यों का जो संघ था उसमें उसको प्रवेश दिया जाता था। शुद्धोधन जो सिद्धार्थ गौतम के पिता थे, उनको लेकर के गए और उन्होंने विनय किया कि मेरा पुत्र 20 वर्ष का हो गया है, इसको शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। जो जिस तरीके से हमारा सदन लगता था, अभी जो 1 जुलाई को हाउस लगा था, सदन लगा था, और उसमें एजेंडे पेश किए गए थे, तो जो प्रोसीजर था कि किसी भी स्पोक्सर ने कोई एजेंडा रखा तो उसको जो सभापति के सामने एंकर महोदय रखते थे और 3 बार उसको बोला जाता था। अगर कोई उसके विपक्ष में आता है तो एजेंडे पर फिर विचार किया जाता है। अगर 3 बार बोलने पर कोई उसके विरोध में नहीं बोलता है तो एजेंडा पास कर दिया जाता है, वो रूल बन जाता है। इसी प्रकार से शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़े होकर और उन्होंने संघ को संबोधित करते हुए कहा
शाक्य कुल के सुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम संघ के सदस्य बनना चाहते हैं। उनकी आयु 20 वर्ष की हो गई है। वो 20 वर्ष की आयु में सदस्य बनने के लिए आए हैं। ये बातें उन्होंने संघ में खड़े होकर 3 बार बोली। सभी लोग पक्ष में रहे, विपक्ष में कोई नहीं रहा और सिद्धार्थ गौतम उनके सदस्य बन गए। इसके बाद शाक्यों और कोलियों के बीच में पानी का एक विवाद हुआ। एक रोहिणी नदी हुआ करती थी। रोहिणी नदी के एक तरफ शाक्य राज्य था, दूसरी तरफ कोलियों का राज्य था। उस नदी में जो पानी बहता था उसी से दोनों राज्य सिंचाई में प्रयोग उस जल को, पानी को करते थे। परेशानी ये थी कि जो राज्य पहले पानी का प्रयोग करता था उसको यानी कि पूरी मात्रा में पानी मिलता था और उनकी फसलें बढ़िया हो जाती थी। जो बाद में करता था उनको परेशानी होती थी, ज्यादा लेबर या मेहनत करनी पड़ती थी और कम पानी मिलता था। इसी बात को लेकर के दोनों कोलियों और शाक्यों में विवाद चलता था। जो वहां के उनके कर्मचारी थे आपस में उनमें झगड़े हो जाते थे, मारपीट हो जाती थी। जब ये विवाद ज्यादा बढ़ा तो शाक्यों ने अपनी सभा बुलाई, संघ की सभा बुलाई और सभा में उन्होंने कहा कि ये झगड़ा बार बार होता है, इस झगड़े को खत्म करने के लिए हमें कोलियों पर लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा, उन पर युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। और ये बात जिस समय उन्होंने सभा में रखी तो सिद्धार्थ गौतम ने खड़े होकर इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि झगड़े से, लड़ाई से या युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। आप 2 आदमी उधर से 2 आदमी उधर से लेकर के आपस में समझौता कर लें तो ये समाधान हो जाएगा और दोनों तरफ से नुकसान भी नहीं होगा। इस बात के लिए उनकी बात का समर्थन कुछों ने किया तो कुछों ने नहीं किया। मतलब ये कि वो समर्थन नहीं हुआ। और इसी बात को लेकर जो सेनापति थे, सेनापति ने कहा सिद्धार्थ गौतम की बात का उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ को स्मरण करें जो आपने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि आप उसमें से किसी एक का भी पालन न करेंगे तो आप सार्वजनिक निंदा का भागी होंगे। ये उस समय उन्होंने वचन याद दिलाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो हिंसा नहीं चाहते थे और सिद्धार्थ गौतम अपनी बात पर अड़े रहे और बात पर अड़े रहे तो उनको सदन ने दंड दिया और संघाधिशेष दिया। उसमें उन्होंने 3 सजाएं दी। एक सजा थी सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना, नंबर 2 थी फांसी पर लटकाना या देश निकाला करना, नंबर 3 थी अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी होना। ये 3 सजाओं में से उन्होंने एक सजा को स्वीकार करा, उन्होंने देश निकाला को स्वीकार किया। और तो ये था संघाधिशेष जो सिद्धार्थ गौतम पर भी लागू हुआ। हालांकि वे शाक्य परिवार के युवराज थे, लेकिन संघ के आदेशों का पालन करते हुए उनको अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा और वो चले गए। आज भी पंचायतों में हुक्का पानी बंद बिरादरी से बाहर किया जाता है। सरकारी नियम भी हैं तड़ीपार का। सब वही संघ के विनय हैं जो आज भी अलग अलग रूपों में भारत में चलते हैं। गण परिषद संघ तभी चलता है जब तक उसके नियम, विनय, रूल कड़ाई से पालन किए जाएं। जब विनयों में कड़ाई की बजाय ढिलाई आ जाती है तो संघ या संविधान सब बेकार हो जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है और वो नहीं चल पाता है, वो टूट जाता है और बिखर जाता है। सभी संघियों को यदि अपने बच्चों का लाभ दिलवाना है, सभी बच्चों को सुरक्षित रखना है, सभी बच्चों को जिंदा रखना है, अपना अस्तित्व कायम रखना है, तब संघ के आदेशों को
सबसे पहले मानना ही होगा। संघादिशेष संघ का आदेश होता है। संघ का आदेश बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले संघ के सामने संघ के कार्य को बढ़ाने हेतु किसी सुझाव का प्रस्ताव किसी भी समण संघी द्वारा समण संघ सदन में रखा जाता है। उस पर चर्चा होती है, आवश्यक हो तो संशोधन भी होता है। प्रस्ताव वापस होने के बाद वह पारित प्रस्ताव संघ का आदेश बन जाता है। संघ का आदेश जो मानते हैं वो हर मंजिल प्राप्त करते हैं। संघ के आदेश कठोर हो सकते हैं। इनमें सालों बाद संघ पुनः इतने सालों बाद संघ पुनः बाहर आया है, जो थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर कड़वी दवाई जो फायदा करती हो तो पी लेनी चाहिए। संघ ने पहले भी फायदा पहुंचाया है, दोबारा भी फायदा पहुंचाएगा। आज का जो परिवेश है, जैसे कि हम रोज पढ़ते हैं होशियार खबरदार, आज हम सभी चीज को देख रहे हैं। हमारे समनों के साथ अत्याचार, बर्बरता, क्रूरता, भेदभाव ये सभी हो रहे हैं। और इतने सारे संगठन होने के बावजूद, हमारा संविधान होने के बावजूद, संविधान में अधिकार मिलने के बावजूद इनमें कोई कमी नहीं हो रही और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इनका एक ही समाधान है, एकजुट होकर के हमें सामने आना होगा और उस एकजुटता के लिए हमें संघ को मजबूत बनाना होगा, संघ को शक्तिशाली बनाना होगा, संघ को पावरफुल बनाना होगा, संघ को महाशक्ति में लाना होगा। और ये तभी होगा जब हम जुड़ेंगे, जोड़ेंगे और इसकी शक्ति को शक्तिशाली बनाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। सर, मेरे अगर वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई है तो सर मुझे माफ करें।